सभी को नमस्ते। 5वें और अंतिम सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम सीखेंगे शिशु को ऊपरी आहार कौन से माह से देना शुरू करना चाहिए और यह क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चे को खाना कैसे खिलाना चाहिए, शिशु के लिए खाने की मात्रा और खाने के गाढ़ेपन के बारे में भी हम बात करेंगे। यदि बच्चा सही भोजन खाता है तो उसका वजन किस प्रकार से बढ़ना चाहिए, कुपोषण के लक्षण कौन कौन से हैं, बच्चे की वृद्धि निगरानी क्यों महत्वपूर्ण है, बीमारी के दौरान और बीमारी के बाद किस प्रकार से बच्चे को ऊपरी आहार खिलाएं। शिशु के लिए ऊपरी आहार से संबंधित संचार सामग्रियों और जानकारी देने के लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों के बारे में भी हम जानेंगे। 6 माह से लेकर 2 साल तक की अवधि बच्चे के विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 6 माह पूरे हो जाने के बाद केवल स्तनपान से शिशु को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। इस आयु वर्ग में बच्चों के खान पान पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बच्चे बहुत जल्द कुपोषण का शिकार बन सकते हैं। बच्चे को ऊपरी आहार देने का मतलब है बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी भोजन भी खिलाना। ऊपरी भोजन ऐसा होना चाहिए जिसे बच्चा आसानी से पचा सके, बच्चे को पोषण मिल सके और बच्चे के विकास में भी मदद कर सके। यदि सही समय पर ऊपरी आहार शुरू नहीं किया जाए तो बच्चे की वृद्धि में रुकावट आती है और बच्चा अक्सर बीमार भी रहता है। बच्चों का वजन उसके विकास के कई महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। बच्चे का सही तरह से वजन बढ़ने का मतलब है कि बच्चे का सही तरह से विकास हो रहा है और वजन न बढ़ना चिंता का विषय है क्योंकि यह बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो ऊपरी आहार शुरू करने के लिए कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। 6 माह के बाद शिशु की आंतें विकसित हो जाती हैं, तो शिशु आराम से चीजों को पचा सकता है और उसकी अवशोषण क्षमता भी बढ़ जाती है। शिशु के स्वाद को पहचानने और स्वीकार करने के लिए आवश्यक क्षमता का विकास हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके शरीर को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता। इसलिए बच्चे का 6 माह का हो जाने पर हमें उसे ऊपरी आहार देना शुरू करना चाहिए। ध्यान रखें कि यदि सही समय पर हमने ऊपरी आहार शुरू नहीं किया तो बच्चे का विकास धीमा हो सकता है। आइए अब सीखते हैं कि ऊपरी आहार में क्या, कितना, कब और कैसे देना चाहिए। तो जैसे ही बच्चा 6 माह का या 181 दिन का होता है, बच्चे को अच्छी तरह मसला हुआ कोई भी भोजन जैसे कि केला, पका हुआ चावल, रोटी, दाल, खिचड़ी आदि दे सकते हैं। शुरुआत में दिन में 2 से 3 बार खिला सकते हैं और एक बार में 2 या 3 चम्मच तक हम बच्चे को दे सकते हैं। बच्चों को आकर्षित करने के लिए अलग कटोरी और चम्मच से खिला सकते हैं। तो शुरुआत में हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि भोजन ऐसा हो जो अच्छे से मसला हुआ हो और अच्छे से पका हुआ हो, ताकि बच्चा इसको आसानी से खा और पचा सके। अब हम देखते हैं 6 से 9 माह। इस उम्र के दौरान हमें बच्चे के खाने में विविधता बढ़ाना चाहिए। बच्चे को घर पर बना हुआ कोई भी भोजन जैसे खिचड़ी, पकी हुई दाल, रोटी आदि हम खिला सकते हैं और ध्यान रखें कि बच्चे को 5 भोजन समूह से भोजन दें, जैसे कि दाल, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, दूध, दही, पनीर, घी और यदि मांसाहारी हैं तो अंडा, मछली बच्चों को खिला सकते हैं। इस आयु वर्ग में बच्चे को दिन में 2 से 3 बार खाना और बीच बीच में नाश्ता दे सकते हैं। प्रत्येक बार में 2 से 3 चम्मच ले लेकर आधी कटोरी तक खिलाएं। नाश्ते में कोई भी स्थानीय फल, घर का बना कोई भी नाश्ता जैसे हलवा, लड्डू आदि बच्चे को खिला सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें
कि अलग कटोरी और चम्मच से बच्चे को खिलाएं। 9 से 12 माह की उम्र में परिवार के लिए बना भोजन जो महीन कटा व नरम पका हुआ हो, बच्चा आराम से खा सकता है। 5 भोजन समूह के बारे में जरूर ध्यान रखें। इस उम्र में बच्चे को कम से कम आधे कप से 3/4 कप तक एक बार में खिलाएं। बच्चे को दिन भर में 3 से 4 बार खाना और 1 से 2 बार नाश्ता दे सकते हैं और बच्चे को अपने आप खेलते हुए खाने दें। 12 से लेकर 24 माह में वही खाना जारी रखना है जो बच्चा 9 से 12 माह की आयु में खा रहा था, परंतु अब बच्चे को एक बार में 1 कटोरी तक खाना खिलाएं और दिन भर में 3 से 4 बार खाना और 1 से 2 बार नाश्ता दें। एक बात का ध्यान रखें कि बच्चे को अपने आप खेलते हुए खाने दें। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से 6 माह से लेकर 24 माह तक के बच्चों को प्रतिदिन कितनी कटोरी भोजन देना चाहिए। 1 कटोरी का साइज 250 मिलीलीटर है। बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाना चाहिए। ऊपरी आहार में गाढ़ापन का जरूर ध्यान रखें। अर्ध ठोस आहार को इतना पतला न रखें कि वो चम्मच पर न ठहरे, बल्कि भोजन इतना गाढ़ा होना चाहिए जितना चम्मच पर ठहरा रहे। जैसे कि बच्चे को दाल खिलाएं, दाल का पानी नहीं। आहार विविधता का जरूर ध्यान रखें। तिरंगा भोजन के बारे में ध्यान रखें। बच्चों के ऊपरी आहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि शुरुआत नरम खाने से, जैसे दाल, चावल, खिचड़ी से करें, क्योंकि यह खाने और पचाने में आसान होता है। शुरुआत कम मात्रा से करनी चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ खाने में विविधता लानी चाहिए। खाने में पोषण युक्त खाना शामिल करना चाहिए। बच्चों को धीरे धीरे खिलाएं, धैर्यपूर्वक खिलाएं, जबरदस्ती ना खिलाएं। ध्यान रखें कि स्तनपान कम से कम 2 साल तक जारी रखें। स्वाद और विविधता का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इससे बच्चे की रुचि पौष्टिक आहार में बनी रहती है। घी, पत्तेदार सब्जियां, फल खिलाएं। इससे बच्चे के बढ़ते शरीर को उचित पोषण मिलता है। बच्चे की बीमार पड़ने पर खाने की मात्रा कम करके उसे ज्यादा बार खिलाना चाहिए। मुख्य भोजन के साथ में पौष्टिक नाश्ता जरूर खिलाना चाहिए। बच्चे को अपने आप खाने के लिए ना छोड़ें। हमेशा उसके साथ बैठकर उसे पूरा खाना खिलाना चाहिए। खाना पकाते समय साफ सफाई का ध्यान रखें। ध्यान रखें, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वह पौष्टिक नहीं होता। भोजन की पौष्टिकता या उसके गुण को बढ़ाने के कई तरीके हैं, जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि सूखी दाल, फलिया, अनाज को हम अंकुरित करके बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन अधिक पाया जाता है। इनको आप कुकर में पकाने के बाद मसल कर बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चों के आहार में थोड़ा सा तेल या घी डालकर दे सकते हैं, जैसे कि रोटी में घी लगा सकते हैं। हम गेहूं के आटे या चावल के आटे में खमीरीपन लाकर इसे बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को दही भी दे सकते हैं, इसमें पोषण तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। आटे को दही में गूंथकर आप इससे चीला, भटूरा, नान आदि बनाकर बच्चे को खिला सकते हैं। आप अलग अलग खाद्य पदार्थों को मिला सकते हैं। दाल और अनाज को मिला लेने से यह पोषण युक्त हो जाता है और इसमें सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि दाल और चावल, राजमा और चावल, चने और पूरी, खिचड़ी, दाल और रोटी। इस तरह से दाल व अनाजों को मिलाने से पोषण तत्व बढ़ जाते हैं। भोजन बनाते समय पोषण तत्वों को नष्ट होने से बचाने के लिए सब्जियों को काटने से पहले धोएं। सब्जियों को कम आंच पर पकाएं और जहां तक हो सके सब्जियों को मोटा मोटा काटकर पका सकते हैं। चावल उतने ही पानी में पकाएं जितना कि आवश्यक हो, और यदि पानी ज्यादा है
तो आप इस पानी को निकालकर रोटी का आटा गूंदने में या सब्जी बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध से पनीर बनाने में जो पानी बच जाता है उसको फेंके नहीं, उसे भी आटा गूंदने या सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और नींबू, टमाटर, दही का ज्यादा उपयोग करें। आहार विविधता का जरूर ध्यान रखें। आहार में विविधता लाने के लिए घर पर किचन गार्डन लगाया जा सकता है। यदि आपके घर पर बगीचा लगाने के लिए कोई जगह उपलब्ध है तो अलग अलग प्रकार की सब्जियां आप बगीचे में उगा सकते हैं। आप बगीचे में, आपकी बालकनी में, छत पर या गमलों में सब्जियां उगा सकते हैं। बच्चे को अलग अलग रंग का खाना आकर्षित करता है, जैसे पीली दाल, हरी सब्जियां या दही। इस प्रकार से खाने के रंग व आकार को देखकर बच्चा खाने में काफी रुचि दिखाता है। ध्यान रखें कि ऊपरी आहार की बनावट व आकार, जैसे मुलायम व सख्त फल या अलग अलग आकार वाले खाद्य पदार्थ का बच्चा जब सेवन करता है तो बहुत कुछ सीखता भी है और इसके साथ साथ बच्चे की स्वाद लेने की क्षमता भी विकसित होती है। खाना पकाने की विभिन्न प्रकार की विधियां, जैसे कि तला हुआ, उबला हुआ, भुना हुआ, भाप में पका हुआ या सेंका हुआ, इस प्रकार से अलग अलग खाना पकाने की विधियां हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बाजार में फोर्टिफाइड आटे व नमक मिलते हैं। यदि हमारे शरीर में कुछ खनिज या विटामिन की कमी है तो ये फोर्टिफाइड उत्पाद काफी उपयोगी होते हैं। बच्चे के पोषण में साफ सफाई का बहुत महत्व है, क्योंकि गंदगी से बीमारियां होती हैं और बार बार बीमार होने से पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होता। इस कारण बच्चा कमजोर रहता है और उसका विकास देरी से होता है। इसलिए आपको साफ सफाई, स्वच्छता के बारे में ध्यान रखना चाहिए। हमेशा साफ बर्तन में ढककर रखा हुआ शुद्ध पानी का ही उपयोग करें। बर्तन को ऊंचे स्थान पर रखें और लंबी डंडी वाले बर्तन या टिस्नी से ही पानी निकालें। अपनी स्वच्छता सुनिश्चित करें। हमेशा खाना बनाने, स्तनपान कराने से पहले, बच्चे को खाना खिलाने से पहले, शौच के बाद और बच्चे के मल का निपटान करने के बाद अपने हाथों को साबुन से जरूर धोएं। बच्चों को खाना खिलाने से पहले बच्चों के हाथों को साबुन और पानी से जरूर धोएं। शौच के लिए हमेशा शौचालय का ही इस्तेमाल करें। किशोरियों और महिलाओं को माहवारी के दौरान व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो बहनों, इस सत्र में अभी तक हमने ऊपरी आहार को विस्तार से समझा। हमने यह भी सीखा कि बच्चों को कब, क्या और कितना खिलाना चाहिए और उम्र के अनुसार ऊपरी आहार का बच्चे के ऊपर सकारात्मक प्रभाव को भी जाना। आइए अब आपसे जानते हैं कि आपके क्षेत्र में बच्चों को ऊपरी आहार देना कब से शुरू किया जाता है। बच्चों में ऊपरी आहार देरी से शुरू करने के क्या कारण देखने को मिलते हैं। बच्चों को ऊपरी आहार की शुरुआत के समय क्या दिया जाता है। समुदाय में छोटे बच्चों को खाने में क्या क्या दिया जाता है। बच्चों को बाहर का खाना जैसे जंक फूड, बिस्कुट, नमकीन, चिप्स आदि देने से उनका पोषण कैसे प्रभावित होता है। आइए अब इस सत्र के अगले भाग में बच्चों की वृद्धि निगरानी के बारे में समझते हैं। तो समझते हैं कि बच्चों की वृद्धि निगरानी क्यों जरूरी है। वृद्धि निगरानी करने से बच्चों की पोषण की स्थिति का सही पता चलता है। बच्चे के वजन और ऊंचाई को मापने से ही पता चलता है कि बच्चा कम वजन का, नाटा या दुबला तो नहीं है। यह माप उनके लिंग और उम्र पर निर्भर करती है। वजन और लंबाई का माप लेकर वृद्धि निगरानी चार्ट के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चा कुपोषित है या सामान्य स्थिति में है। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चे का हर महीने वजन करना चाहिए। जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चे का लंबाई का माप और उसके बाद 5 वर्ष तक ऊंचाई का माप भी हर महीने करना चाहिए।
बच्चों के वजन और ऊंचाई की माप को तुरंत वृद्धि निगरानी चार्ट में दर्ज कर उनके पोषण की स्थिति का पता लगाना चाहिए। वृद्धि निगरानी अथवा ग्रोथ चार्ट में बच्चों के पोषण की स्थिति को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। लाल अथवा नारंगी रंग की श्रेणी का मतलब है कि बच्चा अति कुपोषित है और उसकी तुरंत एएनएम दीदी से जांच करानी चाहिए। पीले रंग की श्रेणी का मतलब बच्चा कुपोषित है और उसका विकास धीमा है। वह कभी भी लाल अथवा नारंगी श्रेणी में आ सकता है। हरे रंग की श्रेणी में आने वाले बच्चे स्वस्थ और सामान्य हैं। वृद्धि निगरानी चार्ट में बच्चे की पोषण की स्थिति के अनुसार माताओं और परिवारजनों को उचित परामर्श देना ना भूलें। तो बहनों, अभी हमने वृद्धि निगरानी और उसके महत्व के बारे में समझा। हमें 5 साल तक के सभी बच्चों का हर महीने वजन और ऊंचाई का माप कर उनकी वृद्धि निगरानी करनी चाहिए, जिससे उनके पोषण की स्थिति की सही जानकारी मिल सके और बच्चे की श्रेणी के अनुसार उसके परिवार को परामर्श देना भी नहीं भूलना है। अब आप मुझे बताएं कि यदि वृद्धि निगरानी के दौरान बच्चा पीली या लाल अथवा नारंगी श्रेणी में आएगा तो उसकी देखभाल के लिए आप उसके माता पिता और परिवार को क्या सलाह और परामर्श देंगे। आइए अब देखते हैं कि अति कुपोषित होने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अति कुपोषित बच्चा सामान्य बच्चे की तुलना में अधिक दुबला और ठिगना रहता है। ऐसे बच्चे को धीरे धीरे कम भूख लगने लग जाती है और वह कम खाना खाता है। जो बच्चा कम भोजन खाता है वह कमजोर हो जाता है और जब वो कमजोर हो जाता है तो बीमारियों की चपेट में आसानी से आ जाता है। तो ऐसे में बच्चे के विकास की गति धीमी होती है और वह आलसी और निष्क्रिय महसूस करता है। अति कुपोषित बच्चों की बुद्धि के विकास में भी बहुत कमी पाई जाती है, जिस कारण से वह पढ़ाई में काफी पीछे होते हैं। ऐसे बच्चे कमजोर और निरंतर बीमार रहते हैं, तो माता पिता को उनके इलाज पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अधिकतर दिन अस्पताल में बीतते हैं और कभी कभी लंबी बीमारी के कारण बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। यदि बच्चा कम वजन का या दुबला हो तो बच्चे के खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे अधिक बार खिलाना, विभिन्न प्रकार का आहार देना और खाने में घी व तेल का उपयोग करना। साफ सफाई का ध्यान रखना, बच्चे का नियमित वजन और ऊंचाई का माप करवाना, बच्चे के सभी टीके समय पर लगवाना और आयरन व विटामिन ए की खुराक नियमित पिलवाना। याद रखें, ऐसे बच्चे जो कुपोषित हैं लेकिन बीमार नहीं हैं या उनमें कोई चिकित्सकीय जटिलता नहीं है, ऐसे बच्चों की घर पर देखभाल कर और उन्हें ऊर्जा युक्त भोजन देकर उनका वजन बढ़ाया जा सकता है और उन्हें सामान्य श्रेणी में लाया जा सकता है। यदि बच्चे में इनमें से कोई भी लक्षण या जटिलता दिखे तो उन्हें तुरंत अस्पताल या पोषण पुनर्वास केंद्र ले जाना चाहिए। लगातार उल्टी या दस्त हो रहे हों, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही हो, वजन में बिल्कुल सुधार नहीं हो रहा हो, अत्यधिक खून की कमी हो, निमोनिया हो, हाथ या पैरों में सूजन हो और उन्हें दबाने से गड्ढा पड़ता हो, अन्य कोई भी गंभीर बीमारी हो। बच्चों के बीमार होने के दौरान यदि बच्चा 6 माह से कम उम्र का है तो उसे स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए और बीमारी सही हो जाने के बाद उसे अधिक बार स्तनपान कराना चाहिए। और यदि बच्चा 6 माह से अधिक उम्र का है तो उसको स्तनपान कराना और ऊपरी आहार देना जारी रखना चाहिए। बीमारी सही हो जाने के बाद स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए और साथ में ऊपरी आहार की मात्रा बढ़ाना चाहिए। इस तरह से बीमारी के दौरान और बीमारी के बाद बच्चों के खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। यदि माता पिता ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चा कुपोषित हो सकता है और यदि माँ बीमार है तब भी बच्चे को स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए। इसके अलावा कुपोषित बच्चों की पहचान और उपचार के लिए आप सभी को अम्मा कार्यक्रम के अंतर्गत एक मार्गदर्शिका भी दी गई है।
इस मार्गदर्शिका में कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण, पहचान, उपचार और फॉलो अप कर उन्हें सामान्य अवस्था में लाने हेतु अहम जानकारी दी गई है। इस मार्गदर्शिका में बच्चों के माता पिता व परिवार को परामर्श देने के लिए संदेश भी दिए गए हैं। आपको कुपोषित बच्चों की देखभाल के लिए इसे जरूर पढ़ना चाहिए और सभी अहम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इस मार्गदर्शिका में कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण, पहचान, उपचार और फॉलो अप कर उन्हें सामान्य अवस्था में लाने हेतु अहम जानकारी दी गई है। इस मार्गदर्शिका में बच्चों के माता पिता व परिवार को परामर्श देने के लिए संदेश भी दिए गए हैं। आपको कुपोषित बच्चों की देखभाल के लिए इसे जरूर पढ़ना चाहिए और सभी अहम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बच्चे के 9 माह का हो जाने के बाद जब भी विटामिन ए की खुराक मिलती है, बच्चों को जरूर पिलाएं, क्योंकि विटामिन ए बच्चों की आंखों की रोशनी के लिए बहुत आवश्यक है। यदि बच्चे को निमोनिया या डायरिया है तो उसे जल्द से जल्द करीबी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। अभी तक हमने ऊपरी आहार और शिशु के पोषण के बारे में जाना। आइए अब संचार सामग्रियों के बारे में जानते हैं। बच्चों के ऊपरी आहार से संबंधित जानकारी देने के लिए आपके पास कई प्रकार की संचार सामग्री उपलब्ध है, जैसे फ्लिप बुक, प्रशिक्षण मार्गदर्शिका, परामर्श पुस्तिका, मोबाइल वीडियो, पोस्टर और ILA प्रशिक्षण में दिए गए टेक अवे। पिछले सत्रों में हमने इनमें से कई प्रकार की संचार सामग्रियों के बारे में जाना। इस सत्र में हम टेक अवे और आपको दी गई एक रेसिपी बुक के उपयोग के बारे में जानेंगे। आइए हम पहले ILA टेक अवे के बारे में समझते हैं। ILA प्रशिक्षण के दौरान आपको अलग अलग मॉड्यूल पर टेक अवे दिए गए होंगे। प्रत्येक टेक अवे में एक विषय पर जानकारी दी गई है। ऐसे कुल 21 टेक अवे उपलब्ध हैं। प्रत्येक टेक अवे में आगे के हिस्से में एक कहानी दी गई है, जिसके माध्यम से आप उस विषय पर अपनी समझ बना सकते हैं। टेक अवे के दूसरी तरफ संबंधित विषय को विस्तार से समझाया गया है और साथ ही आपकी भूमिका भी बताई गई है। टेक अवे की मदद से आप लाभार्थियों को विषय संबंधित सभी महत्वपूर्ण संदेश दे सकेंगी। काफी संख्या में टेक अवे उपलब्ध होने के कारण यह स्वाभाविक है कि आपके लिए सभी को याद रख पाना मुश्किल होगा, इसलिए आप निरंतर इनका उपयोग करें। गृह भेंट के लिए जाने या समूह परामर्श देने से पहले आप इसे जरूर पढ़ें। इसमें गृह भेंट या परामर्श के समय लाभार्थी को विषय के बारे में क्या बताना है, उसकी जानकारी भी दी गई है। गृह भेंट या समूह परामर्श के समय यदि आप किसी विषय के सभी मुख्य संदेशों को याद रखने में आश्वस्त नहीं हैं, तो आप संबंधित टेक अवे को अपने साथ जरूर रखें और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल अवश्य करें। आइए अब रेसिपी बुकलेट के बारे में समझते हैं। छोटे बच्चों को अलग अलग प्रकार का पौष्टिक आहार बनाकर खिलाना चाहिए। इसके लिए आपको एक रेसिपी बुकलेट दी गई है। इस बुकलेट में बताया गया है कि किस प्रकार हम घर में उपलब्ध सामग्री से अलग अलग प्रकार के पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। इस बुकलेट के माध्यम से हम पोषाहार से भी कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। इनमें दी गई रेसिपी की जानकारी आप परामर्श के दौरान बच्चे की माताओं को जरूर दें और इसकी मदद से कार्यक्रमों के दौरान व्यंजन बनाकर प्रदर्शित भी अवश्य करें। 6 माह से ऊपर के शिशु के माता पिता और परिवारजनों को ऊपरी आहार पर जानकारी व परामर्श देने के लिए आपके पास विभिन्न अवसर हैं। पिछले सत्र में हमने किन अवसरों के बारे में जाना था, याद कीजिए। गृह भेंट, सामुदायिक कार्यक्रम जैसे गोद भराई और सुपोषण दिवस, MCHN दिवस, पोषाहार वितरण दिवस, वजन सप्ताह आदि। इस सत्र में हम सामुदायिक कार्यक्रम, अन्नप्राशन दिवस, जन स्वास्थ्य संदेश दिवस एवं प्रवेशोत्सव दिवस के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए पहले अन्नप्राशन दिवस के बारे में जानते हैं। अन्नप्राशन दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चे के माता पिता
और परिवार के अन्य सदस्यों को 6 महीने के बाद ऊपरी आहार शुरू करने के बारे में जागरूक करना है। यह कार्यक्रम 6 महीने के बाद ऊपरी आहार की शुरुआत को लोकप्रिय बनाने में मदद करता है, जिससे माँ को बच्चे को ऊपरी आहार देने के लिए परिवार और समुदाय से प्रोत्साहन और अनुकूल वातावरण मिलता है। अन्नप्राशन दिवस के लक्षित लाभार्थी 6 से 8 माह के बच्चे जिनका अन्नप्राशन होना है और उनके माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य जैसे दादा दादी, नाना नानी होते हैं। इसके अलावा 4 से 9 माह के शिशु की माताओं, परिवार में शिशु की देखभाल करने वाले सदस्यों, शिशु की माता यदि किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है तो उस समूह के सदस्यों, पंचायती राज सदस्यों, समुदाय के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को भी अन्नप्राशन दिवस में शामिल करना चाहिए। आइए जानते हैं कि अन्नप्राशन दिवस कैसे मनाया जाता है। सबसे पहले रोली, टीके और माला से शिशु का स्वागत किया जाता है। इसके बाद आमंत्रित अतिथि और उपस्थित परिवार के बुजुर्ग सदस्यों द्वारा शिशु का अन्नप्राशन किया जाता है। इसके बाद आमंत्रित अतिथि द्वारा आशीर्वाद व महत्वपूर्ण संदेश दिए जाते हैं। शिशु की माता और परिवारजनों को आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा 1 कटोरी और अन्य खाद्य सामग्री जैसे पोषाहार आदि दिया जाता है। आपके द्वारा दी गई उपहार सामग्री जैसे कटोरी व चम्मच की उपयोगिता बताना और उम्र अनुसार उचित मात्रा खिलाने के बारे में जानकारी दी जाती है। उपस्थित लाभार्थियों और सदस्यों को ऊपरी आहार से जुड़े सभी संदेश दिए जाते हैं। आशा द्वारा शिशु को आयरन सिरप पिलाना और उसके महत्व को भी बताया जाता है। अन्नप्राशन के दौरान उपस्थित अन्य महिलाओं द्वारा अन्नप्राशन से जुड़े पारंपरिक या अन्य लोकगीत गाए जाते हैं। अन्नप्राशन दिवस के आयोजन के समय हमें उन सभी बातों का ध्यान रखना है जो पहले गोद भराई और सुपोषण दिवस के संबंध में बताई गई थी, जैसे सभी लाभार्थियों को समय पर सूचना देना, उन्हें कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताना, उनकी उपलब्धता के अनुकूल कार्यक्रम का समय निर्धारित करना और गांव के अन्य प्रभावशाली व सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित करना। अब जानते हैं जन स्वास्थ्य संदेश दिवस के बारे में। सामुदायिक कार्यक्रम। जन स्वास्थ्य संदेश दिवस गांव के सभी सदस्यों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बीमारियों को कम करने और जन स्वास्थ्य के महत्व पर जागरूकता को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में आप गांव के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधित विषय पर जानकारी दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित करना अपेक्षित हैं, जैसे किशोर बालक या बालिकाओं के बीच स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधित विषय पर चित्रकला पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन, किसी एक चयनित विषय पर समूह चर्चा और मुख्य संदेश देना। ICDS विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा गर्भवती महिला, छोटे बच्चों, किशोर अथवा किशोरियों को मिलने वाले सरकारी लाभ एवं सेवाओं की जानकारी देना। अब जानते हैं प्रवेशोत्सव दिवस के बारे में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान देखभाल और शिक्षा के महत्व पर जागरूकता लाना है। इस कार्यक्रम में मुख्य प्रतिभागी 3 वर्ष पूरा कर चुके बच्चे और उनके माता पिता होते हैं। इसके अलावा 2 से 3 वर्ष के बच्चे के माता पिता को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है। इस दौरान 3 वर्ष पूरे कर चुके बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र में दाखिला किया जाता है। सभी उपस्थित अभिभावकों और अन्य सदस्यों को प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश दिए जाते हैं। प्रवेशोत्सव दिवस के दौरान नामांकित बच्चों को उपहार स्वरूप चित्रकला पुस्तक या खिलौनों का वितरण किया जाता है। अभिभावकों को शाला पूर्व शिक्षा का महत्व बताया जाता है। ममता कार्ड में दिए गए बच्चे के अपेक्षित शारीरिक, मानसिक, संज्ञात्मक और सामाजिक विकास और उपलब्धियों की जानकारी दी जाती है और घर पर बच्चे के साथ समय बिताने और गतिविधियां करने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाता है।
पिछले सत्रों में आपने व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावी तकनीकों के बारे में जाना, जैसे व्यक्तिगत और समूह परामर्श, रोल मॉडल द्वारा अनुभव साझा करना, प्रभावशाली व्यक्तियों को कार्यक्रमों में शामिल करना आदि। आइए अब हम व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक और महत्वपूर्ण तकनीक के बारे में जानते हैं। ऐसा कई बार देखा जाता है कि जानकारी होने के बावजूद भी माताएं ऊपरी आहार से जुड़े कई अभ्यास सही से नहीं कर पाती हैं। इसका मुख्य कारण उनमें आत्मविश्वास और कौशल की कमी होना है। इसलिए यह जरूरी है कि गृह भेंट या अन्य अवसरों पर जानकारी व परामर्श देने के साथ साथ माताओं और परिवारजनों को प्रदर्शन के माध्यम से समझाया जाए। स्तनपान व ऊपरी आहार संबंधित कई विषय प्रदर्शन के माध्यम से बेहतर समझाए जा सकते हैं, जैसे गर्भवती व धात्री महिलाओं और बच्चों की पोषण थाली कैसी होनी चाहिए, 6 से 8 माह के बच्चे को खिलाने के लिए आहार कैसा होना चाहिए, उम्र के अनुसार खाने की मात्रा को कितना बढ़ाना चाहिए, कटोरी चम्मच के माध्यम से बताना। बच्चे के लिए बनाए गए भोजन जैसे दलिया या खिचड़ी में किस प्रकार अन्य सब्जियां शामिल कर कैसे उसे स्वादिष्ट बनाकर आहार विविधता सुनिश्चित कर सकते हैं। पोषाहार से किस प्रकार बच्चों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाए जा सकते हैं। यदि प्रदर्शन के माध्यम से इन विषयों को बताया जाएगा तो माताओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें आवश्यक कौशल भी प्राप्त होगा, जिससे उनके द्वारा अभ्यास करने की संभावना अधिक होगी। तो बहनों, हमने जाना कि बच्चों में ऊपरी आहार पर जानकारी देने के लिए आपके पास कई प्रकार की संचार सामग्री और अवसर हैं। हमने अन्नप्राशन दिवस और जन स्वास्थ्य संदेश दिवस के आयोजन और डेमोन्स्ट्रेशन तकनीक के बारे में भी विस्तार से जाना। अब आप मुझे बताएं कि अन्नप्राशन दिवस और जन स्वास्थ्य संदेश दिवस का आयोजन करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। बच्चों में ऊपरी आहार संबंधित डेमोन्स्ट्रेशन तकनीक का इस्तेमाल आप किन किन अवसरों पर करेंगी। तो इस सत्र में हमने देखा कि 6 माह का होते ही बच्चे को स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार की शुरुआत करनी चाहिए। बच्चों के भोजन में पौष्टिक आहार को शामिल करना चाहिए। खाना पकाते, खाते और खिलाते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए वृद्धि निगरानी जरूरी है। बच्चों को 9 माह का होते ही विटामिन ए की खुराक नियमित रूप से पिलाना और निमोनिया या डायरिया होने पर उपचार के लिए तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए लेकर जाना। संचार सामग्रियों के अंतर्गत हमने टेक अवे और रेसिपी बुकलेट के उपयोग के बारे में जाना। प्रभावी तरीके से अन्नप्राशन दिवस, जन स्वास्थ्य संदेश दिवस और प्रवेशोत्सव दिवस का आयोजन करने के बारे में भी समझा। तो इस प्रकार हमारे प्रशिक्षण के सभी 5 सत्र पूर्ण हुए। प्रशिक्षण के दौरान आप सभी की सक्रिय भागीदारी के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान सिखाई गई बातों का आप आंगनवाड़ी केंद्र संचालन के दौरान दैनिक रूप से उपयोग करेंगी और हमारे समुदाय में इस संबंध में जागरूकता लाने का प्रयास करेंगी। धन्यवाद।